जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महामैराथन लेकर आए हैं और इसमें क्या है तो राजनीति विज्ञान विषय के एमपी सेट 2026 यूजीसी नेट जून 2026 के लिए सभी 10 यूनिट से 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो सीरीज है ये दोनों एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली यूनिट, राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी। पहला प्रश्न, जस्टिस एज फेयरनेस का विचार किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट नॉजिक। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है बंधनों का अभाव। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, समानता का संसाधन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है रोनाल्ड ड्वर्किन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है, द एंड ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न है, शक्ति की चतुर्थ आयाम अवधारणा के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मिशेल फुको। अगला प्रश्न है, नागरिकता का समुदायवादी विचार किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है माइकल वाल्जर। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है मिशेल फुको। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीवाद या इकोलिज्म का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रकृति। अगला प्रश्न है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसे उदारवाद की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक कौन है? तो लियोटार्ड और डेरिडा ये उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक हैं। अगला प्रश्न है, नारीवाद के अनुसार व्यक्तिगत ही राजनीतिक है का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है घरेलू निजी जीवन में भी शक्ति संबंध होते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? घरेलू निजी जीवन में भी शक्ति संबंध होते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना क्या है? तो इसका सही उत्तर है धर्म, कानून और संस्कृति। 16वां प्रश्न है, विवरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। इनके न्याय को विवरणात्मक न्याय की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया? तो सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन और लास्की के द्वारा। ये दोनों सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का विमर्शी मॉडल किसने दिया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर है हैबरमास। अगला प्रश्न है, विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है डेनियल बेल। अगला प्रश्न है, समानता की क्षमता का विचार किसने दिया? तो ये एक भारतीय विचारक हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। दूसरी यूनिट है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। 21वां प्रश्न, प्लेटो की एकेडमी का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ज्यामिति और दर्शन। और प्लेटो की एकेडमी 386 ईसा पूर्व में जो है स्थापित की गई थी और इसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक राजनीतिक पशु है किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, द प्रिंस में मैकियावेली ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर है राजतंत्र। द प्रिंस जो है मैकियावेली की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें शासन कला का वर्णन है और इसमें इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पाश्विक और अल्पकालिक थी। अगला प्रश्न है, लोक को किसका जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर है उदारवाद। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है रूसो। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जे.एस. मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ली? तो इसका सही उत्तर है हीगल से। अगला प्रश्न है, ग्रामशी की प्राधान्य या हेजेमनी का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी। अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, हन्ना आरेंट के अनुसार एक्शन का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर है राजनीति। अगला प्रश्न है, मैडम टी स्टाल किस विचारक की समकालीन थी? तो इसका सही उत्तर है मैकियावेली के विचारों की आलोचक, यानी कि ये मैकियावेली के समकालीन ना। अगला प्रश्न है, मेरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट जो है इन्हें नारीवाद की जनक माना जाता है।
अगला है बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा, तो इसका सही उत्तर है अलंकारिक बकवास। अगला प्रश्न है प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या था, तो प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य अभिभावक वर्ग को भ्रष्टाचार से बचाना था। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है असमानता। असमानता के कारण ही क्रांति होती है, ऐसा अरस्तु का मानना था। अगला प्रश्न है रूसो ने किसे उदात्त जंगली कहा, तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक मनुष्य को। अगला प्रश्न है हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल के अनुसार राज्य जो है क्या है, तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है जॉन स्टुअर्ट मिल ने मताधिकार के लिए क्या शर्त रखी, तो इसका सही उत्तर है जेएस मिल ने मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त रखी। अगला प्रश्न है फ्रांज फैनन की द वेल्थ ऑफ द अर्थ की प्रस्तावना किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर है जियां पाल सार्त्र। माओ जेडांग का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो इसका सही उत्तर है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, और ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तीसरी यूनिट है भारतीय राजनीतिक विचारक या इंडियन थिंकर्स। तो 41वां प्रश्न है धर्मशास्त्र के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है प्रजा का रक्षण। प्रजा की रक्षा करना ही धर्मशास्त्र के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य या पालन है। अगला है कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में अमात्य का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है मंत्री। अगला प्रश्न है अगानासुत्त किस धर्म का ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक फतवा ए जहांदारी है। अगला प्रश्न है कबीर के आदर्श राज्य का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर है अमरपुरा या बेगमपुरा। अगला प्रश्न है पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के लिए किस सदन की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर है शारदा सदन। पंडिता रमाबाई जो है इनके द्वारा शारदा सदन की जो है स्थापना की गई। अगला है तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था, तो इसका सही उत्तर है तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ स्वशासन या सेल्फ रूल था, और इनके द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक जो है वो भी प्रस्तुत किया गया था। अगला है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर है अध्यात्म। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को क्या माना, तो इसका सही उत्तर है मानवता के लिए खतरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को क्या माना, तो मानवता के लिए खतरा। अगला प्रश्न है गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, और इन्होंने जो है धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए ये कहा। श्री अरविंदो के सावित्री महाकाव्य का विषय क्या है, तो इसका है सही उत्तर दिव्य चेतना। अगला प्रश्न है एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद या न्यू ह्यूमनिज्म क्या है, तो इसका राइट आंसर है मनुष्य की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। इन्होंने कहा कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो सबसे ऊपर है। और एम.एन. रॉय जो है इनका पूर्ण नाम जो है मानवेंद्रनाथ रॉय है, और इन्हें नव मानवतावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर है श्रेणीबद्ध असमानता। अगला प्रश्न है सावरकर की हिंदुत्व की परिभाषा में कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर है जिसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि भारत हो। जिसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि भारत हो तो वो हिंदुत्व की परिभाषा में शामिल है। अगला प्रश्न है मोहम्मद इकबाल ने किस अवधारणा का समर्थन किया, तो ये खुदी या स्वत। अगला है लोहिया के सप्त क्रांति में कौन सी क्रांति शामिल है, तो नर नारी समानता। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर है पटना। इन्होंने यहाँ पे एक विशाल रैली की और वहीं पे ये नारा दिया। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद किस पर बल देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकात्म मानववाद का सिद्धांत किसने दिया, तो दीनदयाल उपाध्याय ने। और ये जो एकात्म मानववाद है इनका ये किस पर बल देता है, तो अंत्योदय पर। जो पेरियार थे इन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। अगला है अगानासुत्त में राजा के चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहा गया, तो महासम्मत कहा गया। अगला जो यूनिट है हमारी चौथी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण या कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें पहला प्रश्न है पॉलिटिकल मेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो S.M. लिप्सेट। अगला प्रश्न है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम किसने दिया, तो राइट आंसर है गैब्रियल आमंड।
अगला प्रश्न है राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं समानता, क्षमता, विभेदीकरण किसने बताई है? तो राइट आंसर है लुसियन पाई। अगला प्रश्न है निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है आंद्रे गुंडर फ्रैंक। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल डीके की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर है सैमुअल पी हंटिंगटन। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है दो दलीय व्यवस्था 2 पार्टी सिस्टम किस देश की विशेषता है? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन की विशेषता। यहाँ पे 2 दलीय प्रणाली है और जो साम्यवादी जहाँ पे सरकारें होती है, साम्यवादी जो देश हैं वहाँ पे एक दलीय या 1 पार्टी सिस्टम है और भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। अगला प्रश्न है दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या है? तो हित संरक्षण और सरकार पर दबाव बनाना। अगला प्रश्न है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी कि अल्पतंत्र का लोह नियम किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूजीसी नेट एमपी सेट की परीक्षा में इसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट मिशेल्स। अगला प्रश्न है संविधानवाद का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है सीमित सरकार। अगला प्रश्न है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रणाली में विजेता कौन होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली में विजेता जो है सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार होता है। भारत में यह प्रणाली प्रचलित है। अगला प्रश्न है एकीकृत दल व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो एकीकृत दल व्यवस्था जो है ये चीन में पाई जाती है। हम कह सकते हैं साम्यवादी देशों में यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम लागू है। अगला प्रश्न है अभिजन वर्ग या एलिट्स का परिसंचरण सिद्धांत किसने दिया? तो विल्फ्रेडो पेरेटो। अगला प्रश्न है स्विस राजनीतिक प्रणाली की अनूठी विशेषता क्या है? यहाँ पे बहु कार्यपालिका इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है आमंड और वर्बा ने सिविक कल्चर के लिए किन 3 देशों का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और मैक्सिको। अगला प्रश्न है छाया मंत्रिमंडल या शेडो कैबिनेट की अवधारणा कहाँ से आई? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के कितने स्तर हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली है और एकात्मक शासन प्रणाली में केवल एक ही सरकार का अस्तित्व होता है, जबकि भारत में इसके विपरीत संघात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में 2 सरकारों का अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है कार्यपालिका का पॉकेट वीटो अधिकार किस देश के राष्ट्रपति के पास है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका और भारत। यहाँ पे पॉकेट वीटो का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो पावर है संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत। अगला है तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डेविड स्टन। 5वीं यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला प्रश्न है 5वीं यूनिट का यथार्थवाद या रियलिज्म का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर है शक्ति और राष्ट्रीय हित। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल अमॉन्ग नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है हंस जे मॉर्गेनथाउ। अगला प्रश्न है नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म का प्रतिपादक कौन है? तो केनेथ वॉल्ज। अगला प्रश्न है सुरक्षा दुविधा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन हर्ट्ज। अगला प्रश्न है शीत युद्ध या कोल्ड वार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बर्नार्ड बारूक। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है बेलग्रेड में 1961 में, और जो बेलग्रेड है ये यूगोस्लाविया की जो है कैपिटल है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से हुई? तो इसका राइट आंसर है मॉस्ट्रिच संधि 1992, और यूरोपीय संघ जो है 1993 में बना है। ये संधि जो है 1993 से लागू हुई। अगला प्रश्न है ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? तो ब्रिक्स जो है ये एक संगठन है, इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। तो एस जो है ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को दर्शाता है, और इसमें अब और भी कई सारे देश शामिल हो गए। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई। अगला प्रश्न है शार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं?
तो इसका राइट आंसर है 5 सदस्य। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और जो स्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या 5 है। इसकी एक कोडिंग है फ्रॉक बी, FRACB। तो F से फ्रांस, R से रूस, A से अमेरिका, C से चाइना और B से ब्रिटेन। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगला है सॉफ्ट पावर जो है की अवधारणा किसने दी? तो जोसेफ नाई। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण संवाद या नॉर्थ साउथ डायलॉग जो है का विषय क्या है? तो विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध। उत्तर के देशों को विकसित कहा जाता है और दक्षिण के देशों को विकासशील कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हेग, नीदरलैंड। जो यूएनओ है, यूएनओ के 6 अंग है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है प्रन्यास परिषद, चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसके जो 5 अंग हैं उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और जो छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है हार्टलैंड थ्योरी किसने दी? तो इसका राइट आंसर है हेल्फोर्ड मैकिंडर। अगला प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत किस संस्था का आधार था? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशंस, और इसकी स्थापना जो है जनवरी 1920 में हुई थी। और लीग ऑफ नेशंस जो है पहले विश्व युद्ध के बाद स्थापित पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति स्थापित करना था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के हो जाने के कारण राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस को असफल मान लिया गया और 1946 में इसका विघटन कर दिया गया, और इसके स्थान पर यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है हंटिंगटन के अनुसार भविष्य के संघर्ष का कारण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सभ्यताओं का टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT किस वर्ष प्रभावी हुई? तो इसका राइट आंसर है 1970। 1968 में बनी और 1970 में इसको लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के 3 आयाम क्या है? तो इसका पहला है आयाम आर्थिक, दूसरा है राजनीतिक और तीसरा है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है भारत, नई दिल्ली, और ये जो है सितंबर 2023 में आयोजित किया गया भारत मंडपम में। अगला प्रश्न है छठी यूनिट भारत की विदेश नीति या इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसका पहला प्रश्न है पंचशील समझौता 1954 किन 2 नेताओं के बीच हुआ? तो राइट आंसर है नेहरू और चाउ एन लाई के बीच। यानी कि ये जो समझौता है भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रमुख जो थे इसमें नेहरू जी थे, और चीन के प्रमुख जो थे चाउ एन लाई, दोनों देशों के प्रधानमंत्री थे। और इसमें 5 शील या 5 नियम या 5 सिद्धांत निर्धारित किए गए, लेकिन चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके समझौते को जो है तोड़ दिया। अगला है गुजराल सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है पड़ोसियों को बिना शर्त रियायत देना, और गुजराल सिद्धांत गुजराल डॉक्ट्रिन जो है 1996 में जो है आई थी। अगला प्रश्न है लुक ईस्ट नीति की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है PV नरसिम्हा राव द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और इसे 1991 में शुरू किया गया और 1992 से ये लागू हो गई, और इसको हम पूरब की ओर देखो की नीति के नाम से भी जानते हैं। और वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इसे एक्ट ईस्ट नीति कर दिया। अब इसे एक्ट ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता है। एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 2014 में आसियान सम्मेलन में। अगला प्रश्न है भारत की परमाणु नीति का मूल मंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। भारत की परमाणु नीति जो है वो यही कहती है कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2008 में। अगला प्रश्न है शिमला समझौता 1972 किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है भारत का ऑपरेशन शक्ति ये 1998 में हुआ था, क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति जो है ये पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण था। तो भारत जो है उसने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया, और उसे
स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और हमने दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो मई 1998 में किया, और इसका जो नाम था ऑपरेशन शक्ति था। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है? तो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र निर्णय लेना, या इसको हम रणनीतिक स्वायत्ता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, फरक्का जल विवाद किन देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति भारत ने कब शुरू की? तो 2012 में शुरू की। अगला प्रश्न है, सागर पहल का पूर्ण रूप क्या है? तो सागर जो है इसका पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता 1966 किनके बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ताशकंद समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये समझौता उस समय यूएसएसआर जो था उसका एक क्षेत्र था ताशकंद, वहाँ पे हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश की राजधानी। और ये जो समझौता हुआ था जनवरी 1966 में हुआ था, और इसी समझौते के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है पड़ोसियों से संबंध प्राथमिकता पर सुधारना। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का क्या दृष्टिकोण है? तो इसका सही उत्तर है मुफ्त, खुला और समावेशी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में भारत कब शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2017। और अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि 1960 में मध्यस्थता किसने की? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। तो सिंधु जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है 1960 में, और विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की। और सिंधु जल संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों के जल का एक बंटवारा किया गया है। भारत इसके जल का 20% यूज करता है और पाकिस्तान 80%। अगला प्रश्न है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत को किससे जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के जनक कौन माने जाते हैं? कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें भारत की विदेश नीति का निर्माता या जनक कहा जाता है। अगली यूनिट है 7वीं यूनिट, भारत में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसका पहला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सर BN राव। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का सार या आईना है। प्रस्तावना जो है उसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। तो हमारी प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। और इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61। इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैसा सदन है? तो इसका सही उत्तर है स्थायी सदन, यानी कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और राज्यसभा में जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में दिया? तो सही उत्तर है केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और जो नीति आयोग है ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, और 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इसका जो मुख्य कार्य है ये एक थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करता है।
अगला है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है और वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो सही उत्तर है 12वीं अनुसूची और इसमें नगरीय निकाय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला विषय है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है और इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग जो है भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव करवाता है और पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति, ये केग की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार के पास। 8वीं यूनिट भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसका पहला प्रश्न है जाति आधारित राजनीति को राजनीति का जातिकरण किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाति आधारित राजनीति को राजनीति का जातिकरण किसने कहा? तो सही उत्तर है रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है भारत में दबाव समूह का प्रमुख उदाहरण। तो भारत में दबाव समूह के प्रमुख उदाहरण है फिक्की, बीएमएस। क्षेत्रीय दलों के उदय का मुख्य कारण क्या है? तो क्षेत्रीय असंतुलन और पहचान की राजनीति। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का भारतीय अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान अर्थात सर्वधर्म समभाव। अगला प्रश्न है मंडल आयोग 1979 का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर है पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण। अगला प्रश्न है नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका सही उत्तर है नक्सलवाड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल से 1967 में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने और ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले से। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन है? तो इसका राइट आंसर है ये 106वां संविधान संशोधन है और ये 2023 में हुआ। अगला प्रश्न है पहचान की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किस पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर है जाति, धर्म, भाषा या नस्ल पर। अगला प्रश्न है गठबंधन की राजनीति का दौर भारत में कब शुरू हुआ? तो 1989 से। आम आदमी पार्टी यानी कि आप का गठन किस आंदोलन की उपज है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव सुधार हेतु कौन सी समिति बनी? तो इसका सही उत्तर है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है वीवीपैट का उपयोग पहली बार कहां हुआ? तो वीवीपैट का पहली बार प्रयोग नागालैंड के नौक्सेन विधानसभा में 2013 में हुआ और इसका जो पूर्ण रूप है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 9 जनवरी को। अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जो है जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे लगभग 21 वर्षों में, तो वो 9 जनवरी जो है 1915 को भारत आए थे, तो इसी कारण 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया? इसका राइट आंसर है मतदाता जागरूकता और सूचना प्रसार के माध्यम से। अगला प्रश्न है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 61वां संविधान संशोधन और ये 1989 में हुआ था राजीव गांधी के समय। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का दर्जा भारत में किस आधार पर दिया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो 2 आधारों पर दिया जाता है, एक होता है धर्म के आधार पर और एक होता है भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है सोनिया गांधी के नेतृत्व वाला गठबंधन क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था यूपीए और अब इसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन क्या कहलाता है? तो इसका जो नाम है वो है यूनिट 9
लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वुड्रो विल्सन को। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता, इसका सही उत्तर है F.W. टेलर। अगला प्रश्न है, पोज्ड कोर्ब सूत्र किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है लूथर गुलिक के द्वारा। अब इसमें जो पोज्ड कोर्ब है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो P से प्लानिंग है, O से ऑर्गेनाइजिंग है, S से स्टाफिंग है, D से डायरेक्टिंग है, CO से कोऑर्डिनेशन है, R से रिपोर्टिंग है, B से बजटिंग। इसी को पोज्ड कोर्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हार्थोन प्रयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है एल्टन मेयो। और ये मानवीय संबंध दृष्टिकोण जो है इनके द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, पदानुक्रम या हायरार्की का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है उच्च निम्न के क्रम में संगठन। अगला प्रश्न है, आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत क्या है? तो एक कर्मचारी को एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए, इसी को यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का सिद्धांत किसने दिया? तो सही उत्तर है F.W. रिक्स ने। अगला प्रश्न है, नवीनतम लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म किस सम्मेलन से हुआ? तो इसका सही उत्तर है मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। और अब तक मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन 3 बार किया गया है, 1968 में, 1988 में और 2008 में। हर 20 वर्ष के अंतराल पर इनका आयोजन किया गया है और पहला 1968 में हुआ था अमेरिका में। अगला प्रश्न है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर है चेस्टर बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन। इनके द्वारा निर्णय निर्माण सिद्धांत या डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी गई। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने किस प्रकार की नौकरशाही का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर है विधिक तार्किक या लीगल रेशनल। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है पीटर ड्रकर। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सेवा भाव बनाम लाभ। तो जो लोक प्रशासन होता है वो सेवा भाव पर आधारित होता है और जो निजी प्रशासन होता है वो लाभ पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, स्पेन ऑफ कंट्रोल का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है अधिकारियों की वह संख्या जो एक बॉस द्वारा नियंत्रित हो सके। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर है UL गोस्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन यानी कि CAG के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेड रिक्स। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया? तो ये हर्जबर्ग। अगला प्रश्न है, लोक चयन दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो ये उसका सही उत्तर है उपभोक्ताओं की पसंद और संस्थागत बहुलता। अगला प्रश्न है, ग्रेकुनास का संबंध किससे है? तो नियंत्रण के विस्तार का सूत्र या नियंत्रण के विस्तार से। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है LD वाइट के द्वारा 1926 में। और 10वीं यूनिट है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। इसका पहला प्रश्न है, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी शासन। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2005। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया है। और ये क्या कहता है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2014 में। अगला प्रश्न है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा की गारंटी देना। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा योजना जो है अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर BBG रामजी कर दिया गया है और पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी का जो है इसका लक्ष्य था, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर जो है 125 दिन कर दिया गया है। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है सरकारी सेवाओं के लिए सूचना तकनीक का प्रयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर बनी? तो इसका सही उत्तर है के कस्तूरी रंगन समिति। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2015। अगला प्रश्न है, जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 से। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है।
और एक परिवार को 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का भारत के लिए विजन दस्तावेज क्या है? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्षीय रणनीतिक एजेंडा। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है पानीपत, हरियाणा से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट सर्वप्रथम किस राज्य में अनिवार्य हुआ? तो इसका सही उत्तर है मेघालय में। अगला प्रश्न है, लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी निर्माण का अंतिम चरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के 2 प्रकार क्या है? तो पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। अगला प्रश्न है, ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है कृषि विपणन। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 100 शहरों का चयन किया गया। और अंतिम प्रश्न है, 200वां प्रश्न है, लोक शिकायतों के निवारण हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यह है लोकपाल। देश में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त हैं और इनका काम है भ्रष्टाचार की जांच करना। ये किसी के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।